बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली अमेरिका और यूरोप के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अमेरिका और यूरोप के हवाले से टच करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन मामलात को लेकर बहुत कम नॉलेज पाई जाती है कि यूरोप के ताल्लुकात अमेरिका के साथ कैसे है और अमेरिका और यूरोप कितने अरसे से साथ हैं और अमेरिका और यूरोप के दरमियान रिलेशन कैसे बदलते रहते हैं। और ये जो पाकिस्तान के अंदर मिथ है कि ये सारे के सारे ईसाई मुमालिक एक दूसरे की मदद करने के लिए साथ हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ते रहते हैं, क्या ये मिथ सही है या गलत है? और एक मिथ होती है पाकिस्तान में कि यूरोप काफी सक्सेसफुल है, उसके यहाँ पर सारी की सारी दूध की नदियां बह रही है और पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। क्या ये बात इतनी सही है जितनी हमें बताई जाती है? आइए मिलकर डिस्कस करते हैं इन सारी चीजों। सबसे पहले आते हैं कि अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और ये इतने पुराने हैं कि उस टाइम पर यूरोपियन यूनियन नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर दो सुपर पावर हुआ करती थी। अमेरिका उस टाइम पर सुपर पावर नहीं हुआ करता था और रशिया भी एक किस्म की सुपर पावर हुआ करता था। उस टाइम पर यूनिलेटरल सिस्टम नहीं हुआ करता था दुनिया का। यूनिलेटरल सिस्टम मतलब एक ही सुपर पावर हो दुनिया में, ना ही बायलेटरल सिस्टम हुआ करता था कि दो सुपर पावर हो दुनिया में। वो ऐसा टाइम था जो 90s की शुरुआत का वाला टाइम था, वो मल्टीलेटरल सिस्टम हुआ करता था। मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज अपने अपने रीजन में एग्जिस्ट करते थे और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोशिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल रशिया एक अलग ताकत थी, फ्रांस एक अलग ताकत थी, जर्मनी एक अलग ताकत थी जहां से हिटलर उभरा, और बर्तानिया का एक अलग ही साम्राज्य था जो इसके अंडर में बहुत ज्यादा टेरिटरीज आती थी, जैसे आपका सब कॉन्टिनेंट हो गया, इंडो पाक हो गया, ये बहुत सारी टेरिटरीज आती थी। अफ्रीका के अंदर अलग अलग टेरिटरीज इनके अंडर में आती थी। इटली की भी अपनी टेरिटरीज थी, आपकी स्पेन की टेरिटरीज जो लैटिन अमेरिका है वहां पर हुआ करती थी। अमेरिका के पास बहुत ज्यादा कॉलोनीज नहीं हुआ करती थी। हालांकि अमेरिका ने एक मोनरो डॉक्ट्रिन बना दी थी जिसके मुताबिक यूरोपियन पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था अमेरिका ने कि आप लैटिन अमेरिका में कोई भी कॉलोनीज नहीं रखेंगे, बल्कि आपको लैटिन अमेरिका की कॉलोनीज को छोड़ना पड़ेगा। सो यूरोप को मतलब धीरे धीरे अमेरिका से जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है या लैटिन अमेरिका के लिए, वहां से अमेरिका ने निकाल दिया। और उसके बाद यूरोप के साथ ये मुआहदा हो गया था, ये आपके 1990 से पहले की बात है, कि अमेरिका कभी भी यूरोपियन मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। सिमिलरली यूरोपियन मुमालिक भी कभी भी अमेरिका के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। सो ये एक तरह की ट्रीटी वगैरह हो गई थी, एग्रीमेंट। स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेरिका ने यहूदियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए और यहूदियों ने जो पीस था रूस के अंदर विथ यूरोपियन पार्टनर्स और यूरोपियन के दूसरे मुमालिक के दरमियान जो थोड़ा बहुत पीस बचा था, उसको तबाह करने में यहूदियों ने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया। आप अगर देखें इस वक्त भी जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेन का सदर, वो भी एक यहूदी है और इसने भी अमन तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस माइनॉरिटी का काम ही यही है कि अमेरिका की चमचागिरी करना और दुनिया के पीस को तबाह करना। ये एक स्पेसिफिक लेंस से मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि इन जूश कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं। बहरहाल वन वे और दी अदर इसी तरह से हिटलर को भी गुस्सा था यहूदियों के ऊपर और उन्होंने पीस तबाह कर दिया। अब अमेरिका ने फायदा कैसे उठाया? जब पहली वर्ल्ड वार हुई थी, काइजर विल्हेम के थ्रू जर्मनी के जो हेड कर रहे थे एम्परर, वहां पर उनकी जो जंग अजीम पहली शुरुआत हुई थी, उसमें काइजर विल्हेम ने बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर ली थी, लेकिन उसके पास कुछ ज्यादा पार्टनर्स नहीं थे और उसके पास कुछ ऐसी टेरिटरीज नहीं थी। लेकिन काइजर विल्हेम यानी जर्मनी के पास कोई अच्छी टेरिटरीज नहीं थी, कॉलोनीज नहीं थी, जिसकी वजह से उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा आ सकती। सो अल्टीमेटली जर्मन को सरेंडर करना पड़ गया। लेकिन इस जंग में से सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया वो अमेरिकन ने उठाया। अमेरिकन ने भर भर कर हथियार बेचना शुरू कर दिए, यूरोपियन मुमालिक को कर्जों के ऊपर हथियार देना शुरू कर दिए। अब जब ये अमेरिका पाकिस्तान को कहता है ना कि चाइना का डेट मत लो, चाइना डेट ट्रैप कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये अमेरिका पहले यूरोप को कर चुका है। यूरोप को भर भर के कर्जे दिए, कर्जों के ऊपर हथियार दिए, फूड सप्लाईज दी और अपनी मार्केट इकोनॉमी वगैरह बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ज्यादा तरक्की करने लगी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। लेकिन जब बाद में यूरोप पहली जंग अजीम के बाद खुद अपने पांव पर खड़ा हो गया, तो फिर देखेंगे कि अमेरिका के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि यूरोपियन मुमालिक अमेरिका से वो माल नहीं ले रहे थे जिसकी बदौलत उसकी इंडस्ट्री बनी थी। हाउएवर फिर भी दोबारा एक जंग अजीम दोम हो जाती है और उसके बाद भी अमेरिका यहाँ पर आकर अपनी दखल अंदाजी करता है। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है या रिलेशन है यूरोप के साथ, वो रिस्ट्रिक्टेड रहे। अमेरिका चाहता है यूरोप के अंदर जमहूरियत बनती रहे और फलती फूलती रहे और जो रशिया है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर रशिया बहुत ज्यादा यूरोपियन मुमालिक को खा जाता है या अपने अंदर जज़म कर जाता है तो रशिया की ताकत बहुत बढ़ जाती है, और अगर रशिया की ताकत बढ़ गई तो फिर वो एक ग्लोबल थ्रेट बन सकता है अमेरिका के लिए। अमेरिका की कोशिश यही होती है कि छोटे मोटे रीजनल एलाइज मिला के एक बड़े पावर को उलझाया जाए छोटी मोटी जंगों में और उसके बाद उसकी ताकत को खत्म किया जाए। सोवियत यूनियन को भी अमेरिका ने ऐसे तबाह किया, अब रशिया को भी यूक्रेन के अंदर ऐसे ही तबाह करने का इरादा है अमेरिका का। सिमिलरली आप चाइना की तरफ देखेंगे तो चाइना के इर्द गिर्द भी बहुत ज्यादा एलाइज बनाकर चीन को ऐसे ही तबाह करने का इरादा है। सो अमेरिका हमेशा यही काम करता रहता है। सो इसीलिए अमेरिका की कोशिश ये होती है कि जो उसके दोस्त हैं उसके दुश्मन के भी दुश्मन बने, बल्कि वो ऐसे दोस्त रखता ही नहीं है अमेरिका जो उसके भी दोस्तों और उसके दुश्मन के भी दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसे करने की कोशिश करता है कि
उसके दोस्त उसके दुश्मन के भी दुश्मन बन जाए। सो इसी तरह से आप देखेंगे कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है जिसको फोड़ दिया और धीरे धीरे यूरोप के ऊपर इतना प्रेशर बनाता जा रहा है अमेरिका की, ताकि यूरोप अपनी रिलायंस रशिया के ऊपर से कम करता जाए और उससे दूर होता जाए। पहले अमेरिका ने रशिया के मिलिट्री वेपन्स जो रशिया अपने हथियार बेचता था इंटरनेशनल मार्केट में, उन सबको धीरे धीरे कम करना शुरू किया और उनके खिलाफ सब्सिट्यूट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया दूसरे ममालिक को, यानी रशिया की मिलिट्री इंडस्ट्री को डैमेज करने की कोशिश की। अब रशिया के ऑयल रिजर्व को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि अमेरिका के दुश्मन इतने हैं, अर्जेंटीना उसके साथ अमेरिका की नहीं बनती, वेनेजुएला जहां पर ऑयल है उसके साथ इसकी नहीं बनती, इसी तरह से सऊदी अरब या यूएई गल्फ ममालिक के साथ भी अमेरिका ने अभी फटा डाला हुआ है, ईरान के साथ जिसके पास तेल है उसके साथ फटा डाला हुआ है। इसी तरह आप रशिया को देखेंगे जिसके पास ऑयल है उसके साथ भी फटा डाला हुआ है, लिबिया के साथ अलग फटा डाला हुआ है। तो अब यूरोपियन ममालिक तेल कहां से हासिल करेंगे अगर रशिया से हासिल नहीं करते? तो एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका की कोशिश ये है कि यूरोप अमेरिका के अंदर ही रहे और उसके ऊपर अमेरिका का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। फॉर एग्जांपल एक प्रेसिडेंट बना था यूरोपियन यूनियन का, उसने सरेआम कह दिया था कि अब यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उन्हें अमेरिका को टेक ऑन करना चाहिए और अमेरिका के ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। ये सिर्फ उस बंदे का, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का कहना था 2018 में। उसके बाद आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन से बर्तानिया अलग हो गया। बर्तानिया को एक इशारा किया अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन को पता चल गया कि यूरोपियन यूनियन की क्या हैसियत है। बर्तानिया ओवर द नाइट अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। तो आप ये देखें कि अमेरिका किस तरह से अपने दोस्तों के ऊपर भी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तान में रेजिम चेंज हुआ, ये तो एक छोटा सा मिसाल है। आप यूरोपियन ममालिक को देखें, यूरोप के ऊपर, यूरोप जो इस वक्त $16 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, उसके ऊपर अमेरिका कैसे अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, उसके डिसीजन मेकिंग को कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ताकि वो धीरे धीरे रशिया से दूर होते जाए। इसी तरह से अमेरिका लंबी लंबी गेमें डालता है। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को मतलब पहले दिन से उनके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं कि हमने डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना है। आप पाकिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर देख लें, पहले कोई भी राजी नहीं था वॉर ऑन टेरर लड़ने के लिए, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान को इस तरह से इस जंग के अंदर फेंका गया। बाद में पाकिस्तानियों को पता ही नहीं लगा कि ये जंग हमारी है कि अमेरिकनों की है, लेकिन पाकिस्तान को अल्टीमेटली यही जंग लड़नी पड़ी। इसके ऊपर और भी ज्यादा हम डिटेल में बात करेंगे फिर कभी। थैंक यू वेरी मच।